उत्तर प्रदेश में आज पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के घर ईडी पहुंची। ईडी का छापा पड़ा तो सवाल उठने लगे कि राज्यसभा चुनाव में जो उनकी पत्नी नहीं पहुंची थी समाजवादी पार्टी के लिए वोट देने, क्या उनका खेल फेल हो गया है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तमाम जिलों से अपने नेताओं को बुला रहे थे। उसी में जौनपुर के नेता पहुंचे और उन्होंने एक डिमांड कर डाली कि धर्मेंद्र यादव को जौनपुर से लड़वा दीजिए, हम उनको जितवा लेंगे। तो क्या ये बातचीत हुई, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं। आधिकारिक तौर पर नहीं और सोशल मीडिया पर उनका नाम चल रहा है। उन्नाव से और फैजाबाद अयोध्या से कहा जा रहा है 2 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि उनको लोग जानते हैं, बसपा के प्रत्याशी को क्या बसपा के लोग जानते हैं कि नहीं। इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो सभी खबरों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज सुना है आप बिहार की धरा से बात करेंगे हमसे, उत्तर प्रदेश के बारे में। जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल बिहार विधानसभा से जुड़ा हूँ। थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार यहाँ आए हैं। हम लोग यही जानना चाह रहे थे कि बिहार में जो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो रहा है उसका पेच सुलझा या नहीं सुलझा। तो इस बीच में हम यहाँ जुड़ रहे हैं यूपी की बातों को लेकर। बिल्कुल, बिहार में पेच सुलझा कि नहीं वो पंकज जी पता कर रहे हैं, वो बिहार के चैनल में बताएंगे। मगर इस समय उत्तर प्रदेश में ईडी पहुंची हुई है पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति घर पे, वहां पेच फंस गया है। क्या चल रहा है पंकज जी? ये बड़ा सन्नाटे में बहुत बड़ा काम हो गया। मतलब किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। कम से कम महाराजी प्रजापति ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा। मामला कोई नया नहीं है, मामला तो बहुत पुराना है। जब अखिलेश यादव की सरकार में आप सब जानते हैं कि माइनिंग मिनिस्टर थे गायत्री प्रजापति और उनके खिलाफ बहुत सारी जांचें चल रही है और ईडी की जांच भी चल रही है। वो लगातार जेल में है। हमने तो यही सुना था और हमें यही बताया गया था कि राज्यसभा के चुनाव में जो उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने जो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ की मदद की। अब ताली तो दोनों हाथ से बजती है भाई। अगर आपने दिया है तो आपको कुछ मिलेगा भी। ऐसे तो कोई काम करता नहीं है। राजनीति का उसूल यही है। तो उनके मामले में ये हुआ था कि वो वोट डालने नहीं आई थी। तो वोट नहीं डालना भी एक तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करना ही था। उन्होंने ऐसा किया। तो हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि गायत्री प्रजापति जनाब जो है वो जेल से निकलकर जेल के अस्पताल पहुंच जाएंगे। ऐसा कई बार होता है, बड़े नेताओं के साथ भी होता है कि राहत के तौर पर ये एक एडजस्टमेंट होता है कि जेल की चारदीवारी से निकल के अस्पताल में थोड़ी सुविधा बढ़ जाती है, माहौल भी अलग मिलता है, खुली हवा में सांस भी ले लेते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जाता है। पर यहाँ तो स्वास्थ्य खराब हो गया। आपको बताऊं, कुछ देर पहले गायत्री प्रजापति की पत्नी का बीपी बहुत बढ़ गया। जब ईडी का रेड सवेरे से चल रहा था, उनका बीपी बहुत बढ़ गया। फिर डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। अब जाके पता चल रहा है कि उनका बीपी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। तो ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। खबरें ये भी थी कि बेहोश भी हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। और अमेठी में उस जगह से जहां ये कहा जाता है कि पिछले चुनाव में भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की मदद की गई थी। लेकिन अब जो चीजें आ रही हैं तो ये किसी ने नहीं सोचा था। फिर मुझे लगता है कि इसमें पेंच दर पेंच होगा और कहीं कुछ दूसरे इशारे भी होंगे। हो सकता है जिस तरीके से ईडी की टीम अहले सुबह उनके घर पर पहुंच गई और जांच शुरू हो गई है, तो लगता है कि राजनीति में वो होता है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और जो दिखता है वो होता नहीं है। बहरहाल उन्होंने बीजेपी का समर्थन तो किया था, लेकिन आखिरी ईडी की टीम पहुंची कैसे? विपक्ष तो ये कहता है कि ईडी भी अपने आप में ना बीजेपी की एक क्या कहते हैं उसको, हथियार है ये। हालांकि कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पर भी आरोप लगते थे, तब ईडी के बदले सीबीआई होती थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये बात लोग अभी कयासी लगा रहे हैं और हम भी और आप भी कि आखिर हुआ ये तो क्यों हुआ है, क्या बीच में कुछ बात गड़बड़ हुई? लेकिन गड़बड़ होने के पास तो गायत्री प्रजापति की पत्नी के पास कोई विकल्प ही नहीं है। समाजवादी पार्टी वापस लौटकर जाना नहीं है। बिल्कुल, ना घर के रहे ना घाट के टाइप मामला आज होता दिख रहा है। बिल्कुल हाँ, इसको ऐसे भी कहिए कि अभी ये तो नहीं कहा जा सकता है कि न माया मिली न राम। पता नहीं आगे शायद उनके लिए कुछ रखा गया हो। अभी तो लोकसभा चुनाव है ही, देखिए क्या होता है। बिल्कुल। अगली खबर चलते हैं, अखिलेश यादव के बारे में बात करते हैं। वो लगातार एक्टिव हैं। बताया जा रहा है कि तमाम जिलों के कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं सीटों को लेकर। तो जौनपुर के कार्यकर्ता आए थे बताया गया और उन्होंने डिमांड कर डाली कि धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़वा दीजिए, हम जितवा लेंगे। क्या है मामला पूरा? देखिए, उस बात बताऊं, उससे पहले ना जब डिजिटल कॉपी लिखते तो तुरंत नहीं बताते, थोड़ा सा ना तवा गरम किया। हाँ जी। तो जो हम लोग चर्चा करे थे ना कि अपने चचा शिवपाल यादव मुंह फुलाए हुए हैं, नाराज हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो चचा शिवपाल यादव आज सदल बल पहुंच गए हैं पूरे अपने लाव लश्कर के साथ, बदायूं, जहां से उन्हें टिकट मिला समाजवादी पार्टी का।
पहुंच गए हैं वो आखिरकार। ये बात छिपाई नहीं गई है उनकी तरफ से कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। परिवार जी। के साथ बैठक हुई हो, समाजवादी पार्टी के कोर टीम के साथ बैठक हुई, हर जगह उन्होंने ये बात कही कि उनकी चुनाव लड़ने की, लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। उनके लिए लखनऊ की राजनीति अच्छी है, दिल्ली उन्हें दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन चचा आज उधर पहुंच गए, और जब चचा उधर पहुंचे हैं तो जो उनसे पहले बदायूं से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और जो वहां से 2 बार लोकसभा के सांसद रहे भी, धर्मेंद्र यादव, उनकी जो लॉटरी है वो दूसरी तरफ घूम गई है। और उस जगह का नाम है जौनपुर लोकसभा क्षेत्र। जो जौनपुर इन दिनों खबरों में है, धनंजय सिंह को लेकर किस तरीके से 7 साल की सजा हो गई, जेल में है, उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया है, पता नहीं क्या होगा। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगा रखी है सजा पर रोक लगाने की, खैर बात वो अलग। जैसा हम और आप कह रहे थे कि 15 तारीख तक का कार्यक्रम है अखिलेश यादव का, कि रोज यूपी के कम से कम 8-10 जिलों से समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, बूथ प्रबंधन से लेकर तमाम चीजें। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और आप सबको मिलकर लड़ना है, उम्मीदवार कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी को, आपको जिताना है। जब जौनपुर जिले की टीम पहुंची वहां समाजवादी पार्टी की, तो वहां ये डिमांड हो गई कि भैया ऐसा है कि कोई एक बड़ा भारी भरकम चाहिए उम्मीदवार। अब भारी भरकम में खाली भी तो हो, तो धर्मेंद्र यादव तो भी प्रभारी हैं, आजमगढ़ के भी और कन्नौज के भी। तुआ के धर्मेंद्र यादव, हाँ 2 लोकसभा के हैं। तुआ के धर्मेंद्र यादव जी को जौनपुर भेज दिया जाए। 3 लाख के करीब यादव वोटर हैं और 2.25 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं। ये 2 लोग मिल जाएंगे और फिर कुछ और वोटर भी अति पिछड़ी जाति के, दूसरी बिरादरी के आ जाएंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जो मुंबई से आए हैं, रहने वाले मूलतः जौनपुर के हैं, कृपा शंकर सिंह, उनको हम लोग रोक सकते हैं। और ये जौनपुर की कई समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा। और इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया गया कि जौनपुर की जो समाजवादी पार्टी है पिछले कई सालों से 2 गुटों में बटी है। अच्छा। पारसनाथ यादव जो सांसद थे वो तो नहीं रहे, उनके बेटे लकी यादव विधायक है और दूसरे हैं ललई यादव। ये दोनों विधायक हैं और इन दोनों के संबंध ऐसे ही हैं जैसे सब जानते हैं, एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान। तो ये हुआ कि इन दोनों में से तो किसी को चुनाव लड़ाना आज की तारीख में मुनासिब नहीं होगा। समाजवादी पार्टी भी ये जानती है। एक दौर था जब समाजवादी पार्टी यहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार की तलाश में थी, कुछ दिन पहले तक मेरे पास ये जानकारी आई थी, लेकिन कोई ढंग का ब्राह्मण नेता भी तो मिले जो वहां से लड़े। तो ऐसे कोई चेहरा नहीं मिला, तो चर्चा हुई कि भाई धर्मेंद्र यादव को दे दीजिए, वो बड़े नेता है, उनके नाम पर हमारे सब लोगों में, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में एकता रहेगी, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये सीट जो है जौनपुर वैसे भी बीजेपी के लिए डिफिकल्ट रही है। 2019 में भी देखिए कि वहां बीजेपी हार गई थी, बहुत ज्यादा वोटों के फर्क से नहीं हारी थी। 2014 में भी जब बीजेपी के उम्मीदवार वहां से केपी सिंह जीते थे तो भी वहां बहुत अधिक वोटों के अंतर से नहीं जीते थे। तो जौनपुर हमें बीजेपी भी मानती है कि वो टफ सीट है। अगर वो ऐसा नहीं मानती तो फिर बाहर से मुंबई से कृपा शंकर सिंह को क्यों उम्मीदवार बनाया जाता? बीजेपी भी मानती है। तो समाजवादी पार्टी के जो लोग अखिलेश यादव के सामने बैठे थे, उन लोगों ने अखिलेश यादव से बार बार ये कहा कि धर्मेंद्र यादव को भेज दीजिए, चचा उधर बदायूं में लग जाएंगे, वो वहां अच्छा करेंगे, और धर्मेंद्र भाई भी आ जाएंगे तो वो भी अच्छा करेंगे। फैसला किसको करना है? फैसला अखिलेश यादव को है। लेकिन उन्होंने सभी नेताओं के सामने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते रहे, सबकी बातें सुन ली। करीब ये 20 से 25 मिनट तक चला, सब अपना अपना तर्क देते रहे। अब इसमें कई नेता एक दूसरे को सेट भी करना चाहते हैं। मान लीजिए कि उसको टिकट मिल जाती, चलो धर्मेंद्र जी का नाम ले लेते हैं, इनका तो ना बनेगा बात। तो ये भी कुछ चीजें होती, मतलब राजनीति में तो एक तीर से 2 निशाने नहीं, एक साथ 8-10 निशाने साथ लिए जाते हैं। तो ऐसा भी रहा था मामला। अखिलेश यादव मुस्कुराते रहे, उन्होंने कहा चलो आप लोग चलो, हम फैसला ले लेंगे और इस फैसले से आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। बहरहाल आखिरी फैसला नहीं हुआ है कि धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे या कोई और यादव लड़ेंगे या कोई ब्राह्मण चेहरा लड़ेगा। अभी भी जौनपुर को लेकर समाजवादी पार्टी कैंप में सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल, अखिलेश यादव आप कह रहे हैं मुस्कुराते रहे पूरी मीटिंग भर, और अखिलेश यादव की ऐसी ही तस्वीरें धनंजय सिंह पर फैसला आने के पहले हमने देखी थी, जिसमें धनंजय सिंह और अखिलेश यादव मिले थे, हाथ मिला रहे थे, एक शादी, ये खबर आपने ब्रेक की थी शो में। ये आपने बताया था कि दोनों लोग मिले सजा के पहले, और संभावना आपने जताई थी कि कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहे थे धनंजय अखिलेश को कि हमको टिकट दे दीजिए तो हम आपके लिए मुफीद रहेंगे, हम सीट जीत सकते हैं। मगर उनको हो गई सजा। उसके बाद एक संभावना जताई गई कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। तो क्या वो संभावना भी बची हुई है कि समाजवादी पार्टी उनकी पत्नी को टिकट दे दें, श्रीकला को? देखिए, इस संभावना को सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं जी। अब ये फैसला करना होगा श्रीकला रेड्डी को, मतलब उनके बिहार पर तो धनंजय सिंह ही फैसला करेंगे, भले ही वो जेल में हो। इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन
दिक्कत ये है कि मुझे जो जानकारी मिली है समाजवादी पार्टी कैंप से, उसमें वो ये चाहते हैं कि ये जो श्रीकला रेड्डी हैं और धनंजय सिंह के नाम पर चुनाव लड़े, तो समाजवादी पार्टी उनके बदले में किसी और को प्राथमिकता देगी। जैसे अभी आप देखें ना हरियाणा में कि जेजेपी से अलग हो गई, कि सामने के वोटों का बंटवारा हो जाएगा ना जाटों का, तो फायदा बीजेपी का होगा। तो वो चाहते हैं वोटों का बंटवारा हो, सपा का जितना वोट है उसको कंसोलिडेट करे। तो श्रीकला लड़ेंगी, तो श्रीकला लड़ेंगे किस, तो नाम किसका होगा? चेहरा तो होगा धनंजय सिंह का। तो धनंजय सिंह किसका वोट खींचेंगे? वो कृपा शंकर सिंह के वोट में सेंध लगाएंगे। तो समाजवादी पार्टी की रणनीति अभी तक कुल मिला के यही है कि अगर कों दूसरा मजबूत मिलता तो उस पर दांव लगाए, श्रीकला रेड्डी और धनंजय सिंह अलग से लड़े, फायदा हो जाएगा हमें, तो बहुत अच्छी बात है। समीकरणों के हिसाब से उनको ज्यादा सूट करेगा कि धनंजय खिलाफ ही लड़ें तो बेहतर होगा। बाकी देखिए, सही कह रहे हैं आप कि अखिलेश यादव को ही फैसला करना है जौनपुर के बारे में। एक और फैसला हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उन्नाव से और फैजाबाद अयोध्या से, और दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। और आपने नाम बताए, एक पूर्व पत्रकार हैं अशोक पांडे, और दूसरा जो नाम था सचिन पांडे। 2 नाम घोषित किए गए। क्या कहानी है? क्या ये वाकई घोषित हो गए नाम के भी हवा में ही है? अरे सौरभ जी, जो सचिन पांडे हैं ना, इनके बारे में पता करते करते सवेरे से माथा खराब हो गया। जितने मुंह उतनी बातें। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सच्चिदानंद पांडे सचिन, या फिर कह लीजिए सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन, इनको बीजेपी के लोग ज्यादा जानते हैं, बसपा में तो कोई जानता ही नहीं है। मैंने बसपा के 3-4 पूर्व सांसदों को फोन लगा कि भाई उधर से जय भीम जय भारत, मैंने कहा जय भीम जय भारत, भैया ये अयोध्या से जो चुनाव लड़ेंगे इनके बारे में किसी को कुछ पता है क्या? किसी को कुछ पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पर उनकी फोटो एक वायरल हो रही है जिसमें वो बहन जी बैठी है कुर्सी पे, ये बगल में भाई साहब खड़े हैं, नौजवान ही लगते हैं। बीजेपी कैंप से जो पता लगा, आप अंबेडकर नगर के मूलतः ये रहने वाले हैं जैसा मुझे बताया गया है, सच्चिदानंद पांडे और सचिन पांडे, इनको अयोध्या से टिकट देने की घोषणा की गई है। बीएसपी की नीति और रीति थोड़ी बहुत अलग है। वहां उम्मीदवारों की जो घोषणा होती है वो पहले होता ये है कि आपको जो बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या काडर कैंप में उनकी उम्मीदवारी का ऐलान करते हैं, और बाद में एक ही साथ बहन जी मायावती जी सारे कैंडिडेट के नाम की घोषणा करती है। वैसे ही सच्चिदानंद पांडे सचिन के बारे में किया गया। मुझे जो बताया गया है कि अंबेडकर नगर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं त्र्यंबक तिवारी, त्र्यंबक तिवारी जी के साथ ही घूमा करते थे, इस उम्मीद में कि अंबेडकर नगर से इस बार बीजेपी किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाएगी तो उनकी लॉटरी खुल जाएगी। और ये होर्डिंग बैनर लगाने के बड़े उस्ताद हैं। एक बार मैं गया था अंबेडकर नगर, तो हर तरफ किसी डिप्टी सीएम का प्रोग्राम था जहां तक मुझे याद, उनके स्वागत में नीचे में हाथ जोड़ के निवेदक, मतलब कम से कम मैंने 300 होर्डिंग बैनर देख लिए। मैं भी हैरान था, भाई बीजेपी का कौन सा नया नेता है जिसे मैं भी नहीं जानता हूँ। तो पता लगा मुंबई में इनका ठीक ठाक कारोबार है। अब काहे का कारोबार है ये भी नहीं पता। ये बताया गया कि पैसे कौड़ी से भाई साहब मजबूत है पांडे जी, और पांडे जी ने पूरा एकदम दम लगा दिया था। पांडे जी का काफिला चलता है, रेंज रोवर से लेके फॉर्च्यूनर और तरह तरह गाड़ियां जो होती है ना, मतलब भौकाल जो जिसे कहते हैं, यूपी में भौकाल टाइट है, सड़क पे निकलते हैं तो पता चलता है कि पांडे जी का काफिला जो है वो गुजरा है। तो पांडे जी ऐसे हैं। ये पांडे जी को बीएसपी से अयोध्या से क्यों उम्मीदवार बनाया गया मेरी समझ से परे। और अयोध्या में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लल्लू सिंह है समाजवादी पार्टी से। मुझे लगता है कि अवधेश प्रसाद को ही टिकट मिलना चाहिए। कांग्रेस के लिए तो सीट छोड़ी नहीं गई, नहीं तो मैं कहता कि निर्मल खत्री यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सांसद शायद लड़ते, पर उसकी गुंजाइश तो नहीं है। अब सचिन पांडे क्या गुल खिलाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि हर लोकसभा सीट में बीएसपी का अपना ठीक ठाक बेस वोट है जो वो एससी समाज का है। अब सचिन पांडे जिनको मतलब बीएसपी के लोग भी नहीं जानते, भाई अद्भुत बात है। लेकिन मतलब 3-3 पूर्व सांसदों को फोन कर लिया, 2-4 कोऑर्डिनेटरों को फोन कर लिया, और कैसे कहा बहन जी के साथ उनकी फोटो भी वायरल हो रही है, किसके करीबी हैं। बीएसपी में भी तो कई सारे कैंप हैं, मतलब मूलतः तो एक ही है, लेकिन उसके अगल बगल में कई छोटे छोटे कैंप भी बने होते हैं आइलैंड टाइप के, फलाने फलाने फलाने। उनमें भी इनकी जानकारी नहीं है। अयोध्या के रहने वाले हैं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके पास भी जानकारी नहीं। भगवान जाने पांडे जी कहां से आए, क्या हुआ। एक और पांडे जी हैं उन्नाव में, ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या, आप कानपुर के रहने वाले, पड़ोसी जिले का मामला है, आप जानते हैं। वहां से हमारे वरिष्ठ अशोक पांडे जी जो पत्रकार रहे, अखबार के दैनिक अखबार के संपादक भी रहे, उनकी भी ऐसे ही फोटो आई है बहन जी के साथ, बहन जी बैठी हुई हैं और उन्हें उन्नाव से बनाया गया। तो अब तक तो ये ट्रेंड रहा था सौरभ जी, अगर पश्चिम से हम शुरू करें, मुरादाबाद में देखें,
या फिर कन्नौज में देखें या फिर अमरोहा में देखें, तो वहां बीएसपी ने अधिकतर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। अगर सिर्फ मुजफ्फरनगर को छोड़ दे तो ये कहा जा रहा था ये तमाम जो मुस्लिम उम्मीदवार आ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन की हवा टाइट करेंगे। अब ये तो उन्नाव में पांडे जी आ गए और देखिए कि अयोध्या में भी पांडे जी आ गए। अब ये किसकी हवा टाइट करेंगे? तो ऐसा कोई सीधे तौर पे नहीं कहा जा सकता कि मायावती जो उम्मीदवार उतार रही है उससे फलाने का ही खेल खराब होगा और फलाने का खेल बनेगा। कोई ऐसा सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है। लेकिन आज बहुत चर्चा हो रही है यूपी के राजनीतिक गलियारों में कि भैया ये पांडे जी कौन है जो अयोध्या से हाथी की सवारी कर रहे हैं। बिल्कुल, कल आपने बता भी दिया था जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई, उससे पहले आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का एक भी नाम नहीं होगा इस लिस्ट में, और वही शाम को हुआ भी, एक भी नाम नहीं था उत्तर प्रदेश का इस लिस्ट में। तो अब जनता आपसे जानना चाहेगी, आपने ये तो बता दिया कि दूसरी लिस्ट में नाम नहीं, तो तीसरी लिस्ट में क्या नाम होगा और ये तीसरी लिस्ट कब तक आएगी ये भी बताते यही जाते जाते। मुझे लगता है कि आने वाली जो लिस्ट है उसमें यूपी के कुछ उम्मीदवार हो सकते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी जी। योगी आदित्यनाथ जी कल नोएडा साइड में है और एक डिप्टी सीएम की आपने तस्वीर देखी होगी केशव प्रसाद मौर्य की गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कल या परसों में किसी वक्त ना, अभी चूंकि बहुत सारे काम है, अभी बिहार का ऑपरेशन चालू है, हरियाणा का ऑपरेशन हुआ ही है, चिराग पासवान को मिल गया, उनके चचा की बाहर हो गए, मतलब कहने भर के लिए वो एनडीए में है, बाद बाकी उनको कुछ नहीं मिला, बाबा जी का टुल्लू मिल गया उनको। कल तक उनके पास सब कुछ था, तब तो ये हो रहा कि बंगला जो चुनाव निशान है वो भी उनसे ले लिया जाए। तो ये कहानी थी। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, फिर मामला चुनाव समिति में जाएगा और उसके बाद जिन सीटों को लेकर होल्ड किया गया है उनके बारे में कुछ सीटों पर फैसले हो सकते हैं। ये भी हो कि 2-3 सीटें फिर होल्ड कर ली जाए और बिल्कुल आखिर में उन उम्मीदवारों की घोषणा होगी। मुझे एक नाम याद आ रहा है जिसके नाम के बारे में सब लोग जानना भी चाहते हैं कि उनका क्या होगा, यानी वरुण गांधी का क्या होगा। मुझे याद है 2019 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी की बिल्कुल आखिरी लिस्ट में था वरुण गांधी का नाम और तब तक वरुण का बीपी बढ़ता रहा, उनके समर्थकों का भी बीपी बढ़ता रहा। इस बार भी यही हो रहा। मुझे लगता है इस बार भी शायद पीलीभीत को लेकर बिल्कुल आखिर में फैसला हो, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, बाद बाकी तो राम जाने, बीजेपी की माया अपरंपार है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि पीलीभीत, सुल्तानपुर जैसी जो क्रूशियल सीट्स हैं और जहां से बड़े नाम हैं जिनको लेकर लगातार ये आशंका संभावना जताई जा रही है कि इनका टिकट कट सकता है, और आपने लास्ट में कुछ बताया भी है, लास्ट के कुछ एपिसोड्स में, कि पैनल में तो नाम जरूर भेजा गया है मगर पैनल में और भी कई मजबूत नाम हैं, तो फैसला एकदम आखिरी में हो सकता है इनको लेकर। मगर तीसरी लिस्ट जल्द आएगी, मुझे लगता है चुनाव की घोषणा के बाद ही पंकज जी आएगी अगली लिस्ट, क्योंकि चुनाव की घोषणा होनी है एक आध दिन में। मुझे लगता है चुनाव की घोषणा के बाद भी हो सकती है। और देखिए एक चीज तो तय मान लीजिए कि जो जीतेगा टिकट उसी को मिलेगा। अगर पार्टी को लगता है कि वरुण गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है तो वरुण गांधी को टिकट मिल जाएगा, कोई नियम नहीं लागू होता है। देखिए ना, जगदम्बिका पाल जी को मिला, उम्र तो उनकी भी हो गई, हेमा मालिनी जी की भी उम्र हो गई, भाई 70 साल की हो गई है, वे मथुरा से फिर चुनाव लड़ रही है। तो जो जिताऊ है वही टिकाऊ है, उसी को टिकट मिलेगा। वरना कितने भी बड़े नाम क्यों नहीं हो, देख लिया ना अपने दिल्ली का हाल, तिवारी जी को छोड़ के सारे निपट गए, 6 लोग दोस्तों, मीनाक्षी लेखी भी निपट गए, सारे नए लोग आ गए। तो इस मामले में कहीं मुरब्बत नहीं है बीजेपी के रणनीतिकारों के साथ। जी बिल्कुल, तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो जीतेगा वही सिकंदर, वही पाएगा टिकट बीजेपी का। तो तीसरी लिस्ट जब आती है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में आपको विस्तार से बताया पंकज जी। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ। बाकी जनता को उत्तर प्रदेश से जुड़े सारे राजनीतिक अपडेट्स, अंदर की खबरें, टिकट बंटवारे को लेकर जो भी इनसाइट्स हम तक आते हैं, पंकज जी तक आते हैं, आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।